हाल ही में दो शब्दों की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। एक है डीप स्टेट और एक है जॉर्ज सोरोस। आज की वीडियो में हम डीप स्टेट क्या है, कैसे ये दुनिया की पॉलिटिक्स को इंपैक्ट करता है, कैसे ये साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को इंपैक्ट कर रहा है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जॉर्ज सोरोस के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि जॉर्ज सोरोस इस डीप स्टेट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जब आपको डीप स्टेट के बारे में समझ आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको जॉर्ज सोरोस के बारे में समझ आ जाएगा और उसका मोटिव समझ आ जाएगा। तो पहले डीप स्टेट को समझते हैं। डीप स्टेट को समझने के लिए एक मूवी का डायलॉग बड़ा ही अप्रोप्रिएट है, जिसमें कहा गया कि सरकार भले उनकी आ गई हो पर सिस्टम हमारा है। तो ये जो सिस्टम है यही डीप स्टेट है। कौन कौन आता है इस डीप स्टेट में? देखिए, डीप स्टेट में कह सकते हैं कि टॉप बिजनेसमैन, अगर बात करें तो आर्म्स लॉबी, फार्मा कंपनीज, टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री लीडर्स, उसके अलावा एकेडमिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया हाउसेस, तो ये सारे मिलकर जो हैं एक डीप स्टेट का हिस्सा बनते हैं। ठीक है जी। अब ये डीप स्टेट दुनिया के बहुत सारे देशों में, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है, ये हर जगह है। हर जगह एक वो एलीट ग्रुप है जो चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएस की डीप स्टेट के बारे में। अब यूएस ही क्यों, बाकी कोई और देश क्यों नहीं? तो उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि यूएस की इकोनॉमी, अगर यूएस की इकोनॉमी का एक एग्जांपल लें तो यूएस की इकोनॉमी आज के समय पर है लगभग $27 ट्रिलियन। इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन भी नहीं है। तो इंडिया की इकोनॉमी से लगभग 7 गुना ज्यादा। अब इसमें मैंने अभी पॉपुलेशन को काउंट नहीं किया है। उनकी पॉपुलेशन है लगभग 34 करोड़ और हमारी पॉपुलेशन है लगभग 140-145 करोड़। ठीक है, तो वो वाला फैक्टर भी है। तो इस 34 करोड़ की पॉपुलेशन में भी उनकी इकोनॉमी 7 गुना ज्यादा बड़ी है। तो उनके पास वो पैसा है, मिलिट्री पावर है, वो सारी चीजें हैं कि वो दुनिया के नैरेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये डीप स्टेट पिछले 80 सालों में अलग अलग जगह सरकारें गिराई गई हैं, सरकारों को बदला गया है, लीडर्स का असैसिनेशन तक हुआ है। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। थोड़ा सा हम एग्जाम्पल कोट करेंगे जो हमारे आसपास के देश है। अब यहां पर अगर डीप स्टेट की बात करें तो डीप स्टेट जो है कैसे काम करता है। ठीक है, डीप स्टेट को काम करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा जो कह लीजिए तरीका माना जाता है वो है एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग की जाती है। अब कथित तौर पर ये जो एनजीओस हैं ये बात करती हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंटल राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। बट उसकी आड़ में, अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द एनजीओस, बट सर्टन एनजीओस, रिसेंटली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है बहुत सारी एनजीओस की फंडिंग को रोका भी गया। मैं आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो मोर टेक्निकल, बट अभी सिंपल भाषा में ये समझते हैं कि एनजीओस के थ्रू नरेटिव बिल्डिंग की जाती है और स्थानीय जो सरकारें हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उनको चेक में रखने की कोशिश की जाती है, ताकि जब भी उनके साथ ट्रेड डील्स हों उनके साथ बेटर ट्रेड डील्स हो सकें। इस तरीके के बहुत सारा डाटा, बहुत सारे इंडेक्सेस लाए जाते हैं जिनमें इन देशों को बहुत पीछे रखा जाता है रैंकिंग में। तो ये एक नरेटिव बिल्डिंग का पूरा प्रोसेस रहता है। इसके अलावा मीडिया हाउसेज हैं, उसके थ्रू जो है फंडिंग की जाती है। तो ये एक ब्रॉड कह सकते हैं मॉडस ऑपरेंडी है इस डीप स्टेट का। अगर अब इस डीप स्टेट की बात करें, मैं कुछ एग्जांपल से समझने की हम इसको कोशिश करें तो यूएस की कंपनीज, जो डिफेंस कंपनीज हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद फरवरी 2022 के बाद यूएस की डिफेंस कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो ऑल टाइम हाई गए। या तो कन्फ्लिक्ट्स जो है कराए जाते हैं या टेंशंस क्रिएट की जाती हैं ताकि आर्म्स सेल जो हो सके। उसका बेहतरीन एग्जांपल आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भी बात कर सकते हैं, अफ्रीका देख सकते हैं, साउथ अमेरिका देख सकते हैं, मिडल ईस्ट या जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं। इन जगहों में जो है आर्म्स सेल्स को हमने देखा है। दूसरा, फार्मा कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अभी रिसेंटली जब जेनेरिक मेडिसिन की बात करता है डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया और भी बहुत सारे देश, तब जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात की जाती है। अब जब उनको प्रेशराइज किया गया इन फार्मा कंपनीज को, तब इन्होंने
डेवलपिंग कंट्रीज में एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करी कि जो है ये जो जेनरिक मेडिसिन हैं ये सेफ नहीं है, क्वालिटी इंश्योर्ड नहीं है, डिस्पाइट द लॉट ऑफ एश्योरेंसेस बाय द गवर्नमेंट्स, ठीक है, कि नहीं इसकी जो क्वालिटी है वो एश्योर्ड है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बट कहीं ना कहीं लोगों में एक भ्रम की स्थिति बनाई जाए ताकि इनके प्रॉफिट्स मेंटेन रहे, इनकी सेल्स चलती रहे। इसके अलावा रीसेंट अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं, जिसको एक कोट होता है कि डाटा इज द न्यू ऑयल। हम सबका डाटा बहुत सारी एप्स हैं, उन एप्स के थ्रू वो डाटा कलेक्ट करके यूएस के सर्वर्स में सेव किया जाता है और वही डाटा एआई के फॉर्म में मच हायर प्राइसेस पर वापस भारत में आता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि 200 साल पहले रॉ कॉटन जो है इंग्लैंड जाता था और वहां से फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो भारत में आते थे। इसी वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में बहुत मोटा मुनाफा जो है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने कमाया है और पूरी दुनिया को रूल किया है, और वही सेम चीज जो है आज के समय पर वो करना चाहते हैं। और देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चली, तब कहीं ना कहीं इन देशों को जो है कॉलोनीज अपनी छोड़कर वापस अपने देश जाना पड़ा। बट वो चाहते हैं कि वो सिस्टम कंट्रोल में रहे, और ये डीप स्टेट जो है ये इंश्योर करती है कि ये सिस्टम में ये जो सारे देश जो हैं उनके कंट्रोल में रहे। एक उदाहरण के लिए 1945 से लेकर 1991 जो कि कोल्ड वॉर का एरा माना जाता है, इस समय पर यूएस के 45 ऐसे देशों में मिलिट्री बेस हैं जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, या कहें तो जिनमें डेमोक्रेसी नहीं है। वही यूएस जो कहता है कि जी हम डेमोक्रेसी के सबसे बड़े कह लीजिए फ्लैग बियरर हैं, उनका 45 देशों में जो है मिलिट्री बेसिस हैं, और इस लगभग 45 सालों में 80% से ज्यादा जो आर्म्स सेल हैं वो जो है वो की जाती हैं इन्हीं अथॉरिटेरियन रिजीम्स को। इसको लेकर आप गूगल सर्च कर सकते हैं, गूगल पे बहुत सारा डाटा अवेलेबल है। अब जो है बात कर लेते हैं जो रीसेंट कह लीजिए हमारे आसपास के जो देश हैं उनकी एग्जांपल्स मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। देखिए, रिसेंटली जब प्रधानमंत्री इमरान खान जो है पाकिस्तान में बने, तो वहां की मिलिट्री की वहां सपोर्ट थी। मतलब पाकिस्तान की डीप स्टेट में मैं दो और ऑर्गेनाइजेशंस को मेनली ले सकता हूं, वहां की मिलिट्री और वहां की आईएसआई। तो वहां पर जो है, पर जब इमरान खान प्रधानमंत्री बन गए, जब उनको लगा कि पब्लिक मेरे साथ है, पब्लिक की सपोर्ट है, तो वहां पे उन्होंने पाकिस्तान की डीप स्टेट को चैलेंज करना शुरू किया। उन्होंने पाकिस्तान की डीप स्टेट को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने खुल्लम खुल्ला यूएस की डीप स्टेट को चैलेंज कर दिया। अब दोनों डीप स्टेट्स ने मिलकर जो है इमरान खान को सत्ता से बाहर कर दिया। अब जो है बहुत लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक प्राइम मिनिस्टर थे उसको जेल में कैसे डाल दिया, बहुत सारे इस पे आर्टिकल्स आए। तो उसका एक बहुत सिंपल सा जस्टिफिकेशन है कि 1970s में जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उनको जो है फांसी पर लटकाया गया था। ठीक है, तो यहां और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, ये एक बड़ा कह लीजिए रेलेवेंट एग्जांपल है। यहां पर रिसेंटली बांग्लादेश का एग्जांपल ले लेते हैं। बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि रातों रात देश के प्रधानमंत्री को अपना देश जो है छोड़ के भागना पड़ा। अब देखो, यहां पर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा कि ये बात कही अपनी एक स्पीच में जब वो प्रधानमंत्री थी कि व्हाइट मैन, नाम नहीं लिया अमेरिका का, व्हाइट मैन जो है वो चाहते हैं कि मार्टिन आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, कि वहां पर उनको मिलिट्री बेस बनाने दिया जाए, जिसको लेकर उन्होंने मना कर दिया और जो है वो उनसे नाराज हैं। अब जो है कैसे उसको कह लीजिए प्रेशराइज किया गया। पहले कहा गया कि यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, ओपोजिशन को स्पेस नहीं दिया जा रहा। अच्छा, बांग्लादेश के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स किसको होते हैं, वो है यूएस। अब बहुत सारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको कंट्रोल किया गया, उनके एक्सपोर्ट्स कम हुए। अब जब एक्सपोर्ट्स कम हुए तो बांग्लादेश की इकोनॉमी प्रभावित होने लगी, वहां का फॉरेक्स रिजर्व्स जो है काफी नीचे आने लगा। अब वो एक तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश थी कि आप हमारी बात को मान जाओ, तभी आपकी इकोनॉमी जो है ठीक रहेगी। बट शी डिडंट कम टू दैट प्रेशर। अब फाइनली जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट की मूवमेंट को इतना ज्यादा फ्यूल किया गया कि उनको जो है फाइनली वहां से जो है आना पड़ा, मतलब भागना पड़ा। अब इंटरिम गवर्नमेंट का हेड कौन बनाया गया है, मोहम्मद यूनिस। अब ये भी डीप स्टेट का हिस्सा है।
आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है क्लिंटन फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज हैं मोहम्मद यूनुस, और जिसके क्लोज जॉर्ज सोरोस हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ब्रॉडर एक पर्सपेक्टिव है, या कह लीजिए ब्रॉडर ग्रुप है, जो कि जिसका मोहम्मद यूनुस हिस्सा है, जो कि अभी बांग्लादेश की सरकार को हेड कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से बांग्लादेशी सरकार को भी बदला गया। इवन इसमें बांग्लादेश में एक और चीज ऐड करना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, तब उन्होंने एक और बात कही थी कि बांग्लादेश का ईस्टर्न पार्ट और म्यांमार का हिस्सा, उसमें उन्होंने इंडिया की एग्जांपल नहीं ली, बट बहुत एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेट्स उसमें शामिल हैं। तो इसको जो है अलग करके क्रिश्चियन स्टेट बनाया जाए, मतलब क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट बनाया जाए, जैसा कि इंडोनेशिया से जो है ईस्ट तैमूर को अलग किया गया। अब ईस्ट तैमूर की कहानी आप गूगल कर सकते हैं, उसको लेकर भी अगेन एक अलग से वीडियो बन सकता है, ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। तो एक क्रिश्चियन स्टेट बनाया जाए जो कि ऑब्वियसली उनके फेवरेबल होगी, और जिससे कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इस पूरे रीजन को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा आरोप लगाया गया। अगेन इसको लेकर आपको बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट गूगल पर मिल जाएगी। अब एग्जांपल ले लेते हैं इराक के केस में, सॉरी अफगानिस्तान का पहले एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं। 1979 में सोवियत रूस ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया, तब यूएस की डीप स्टेट ने पाकिस्तान की डीप स्टेट के साथ मिलकर तालिबान को क्रिएट किया, खड़ा किया। अब 1991 में जो है रशिया का, या कह लीजिए सोवियत रूस का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो यहां पर अब यूएस का पर्पस सॉल्व हो चुका है। भूल चुके हैं, 1996 में तालिबान जो है पावर में आता है अफगानिस्तान में, कंसोलिडेट करता है अपने आप को। 2001 में 9/11 होता है। सडनली जो है यूएस जागता है और समझ आता है कि एक छोटा सा ग्रुप जिसको हमने बहुत इनसिग्निफिकेंट माना था, आज वो उतना बड़ा हो चुका है कि हमें सीधा चैलेंज कर रहा है, यूएस में आके चैलेंज कर रहा है। तो तब जो है वॉर ऑन टेरर किया जाता है। अब इसी वॉर ऑन टेरर में इराक पर भी हमला किया जाता है। अब वही इराक में वही सद्दाम हुसैन जिसको 80s में आर्म्स सेल किए जाते हैं बड़े लेवल पर, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने 1990s में, अर्ली 90s में गल्फ वॉर हुआ, गल्फ क्राइसिस हुआ, और यूएस की नहीं मानी। अब यहां पर यह कहा जाता है कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उन पर हमला किया जाता है, सद्दाम हुसैन को पकड़ा जाता है, फांसी दी जाती है, और जो है इराक को बहुत भयंकर तरीके से कह लीजिए डिस्ट्रॉय किया जाता है, और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। ठीक है, और इराक की स्थिति आज तक भी सुधर नहीं पाई है, आज भी वो डिस्टेबलाइज है, आज भी बहुत सारे फैक्शंस में बटा हुआ है। रिसेंटली हम कह सकते हैं सीरिया का क्राइसिस, जिसको लेकर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी सेम कहानी जो है यहां पर प्ले हो रही है। जो व्यक्ति जो एचटीएस ग्रुप को हेड कर रहा है, जो कह सकते हैं कि आज के समय पर सीरिया में पावर में आ चुका है, वो व्यक्ति जिस पर जो है यूएस ने कहा था कि ये टेररिस्ट है, $1 करोड़ जो है लगभग जिसपे कि वो रखा गया था, इनाम रखा गया था, अब सडनली कहा जा रहा है कि वो मॉडरेट फेस है। ठीक है, नरेटिव को किस तरीके से शेप किया। भारत की बात करें तो भारत में भी ये कहा जा रहा है कि डीप स्टेट जो है वो सरकार को कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब एक स्ट्रांग लीडर होता है, ये सेम चीज कहा जा रहा है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब भी ये चीज की गई, क्योंकि वो एक स्ट्रांग लीडर थी, और उस समय पर बहुत सारी चीजें, उस समय जो राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, और वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर, वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करना चाहते थे कि जो पाकिस्तान उस समय पर यूएस का बहुत क्लोज अलाई हुआ करता था, इंदिरा गांधी को फोर्स करना चाहते थे कि वो उनकी डिमांड्स को मान जाए। और सिमिलरली प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें, खासकर जब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया ने कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल स्टांस रखा, या रशिया से तेल खरीदते रहे लगातार, जिसको लेकर यूएस की मीडिया, यूरोप की मीडिया ने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया। लिटरली यहां तक कहा गया कि रशिया यूक्रेन वॉर को अगर कोई फंड कर रहा है वो तो इंडिया फंड कर रहा है। इंडिया ने जो है बहुत क्लियरली इस बात को रखा कि अगर हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, जो कि पहले यूरोप खरीद रहा था, तो मिडल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अल्टीमेटली इसका नुकसान यूरोप को ही होगा। बट समहाउ दे फेल्ट के इंडिया इज नॉट टोइंग द लाइन ऑफ द यूएस एंड द यूरोप, एंड
they wanted to teach kind of India a lesson, and that is how they are creating सिस्टम, या कह लीजिए इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कहना है कि सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए, ऐसा सरकार का जो है कहना है। अब इसमें विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष का ये कहना है कि ये जो है क्रोनी कैपिटलिज्म को बचाने के लिए या जो नेक्सस है वो सामने ना आए, इस चीज को बचाने के लिए जो है पूरा का पूरा नैरेटिव इस तरीके से शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है कि बाहरी ताकतें हैं जो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस पे जैसा कि 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, कि बाहरी ताकतें हैं जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, इसीलिए जो है इमरजेंसी लगाई गई है। समहाउ एक्टर्स चेंज हो गए या कह लीजिए प्लेयर्स चेंज हो गए, बट नरेटिव जो है वही सेम है, ऐसा विपक्ष का कहना है। एनीवेज, तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस इस वीडियो को लेकर, डीप स्टेट को लेकर। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा तो प्लीज डू शेयर, क्योंकि अगर आप डीप स्टेट को लेकर वीडियोस को देखेंगे तो एक आध वीडियो को छोड़कर जो है बहुत ज्यादा वीडियोस पे आपको व्यूज नहीं मिलते हैं, बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं की जाती है यूट्यूब के द्वारा भी। अगेन इसके पीछे भी आप ये कह सकते हैं कि डीप स्टेट का ही इंपैक्ट है। अगर मैंने कुछ वीडियोस जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात की है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के बारे में बात की है, वो भी बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं की गई हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको अच्छा लगा ये कंटेंट और चीज़ें समझ आई हैं तो प्लीज़ जो है इसको शेयर कीजिएगा इन द ग्रुप्स, ताकि इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है आपको पता लग सके, लोगों को पता लग सके कि डीप स्टेट क्या है, कैसे वो इंपैक्ट करता है, और आपके क्या व्यू पॉइंट हैं या कह लीजिए आपके क्या आइडियाज हैं, वो भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।